आप तख्ती लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं आप तख्ती या तो नीचे रख दें, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। आप तख्ती नीचे रख दें, तख्ती नीचे रख दें। आप अखिलेश जी, आप इनको तख्ती नीचे लगा दें। 2 अप्रैल रात 1:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय सामान पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम वक्फ बिल पर चर्चा कर रहे हैं। और कितने सही टाइम पर यह सरकार वक्फ बिल पर चर्चा कर रही है ना, ताकि अमेरिका जो हमारे सामान पर टैरिफ लगा रहा है, जिस पर इस सरकार की जवाबदेही है, सरकार उस जवाबदेही से बच सके। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वक्फ बिल का मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना था, वक्फ संपत्तियों के नाम पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसे खत्म करना था, तो सरकार को कम से कम इस बात के सबूत तो देने चाहिए कि भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर वो संजीदा है। अडानी को लेकर वहां की अदालत जो है गिरफ्तारी वारंट जारी कर देती है, मगर उसकी चर्चा करने के बजाय आप संसद के अंदर खड़े होकर अमेरिका को गाली देने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, सेबी की प्रमुख माधवी बुच और अडानी में ताल्लुकात दिखाई देते हैं, मगर उसकी जांच तक नहीं कराई जाती। अडानी की ओवरसीज विदेशी जमीन पर शेल कंपनियों के जरिए यहां के शेयर बाजार में उथल पुथल करवाई जा रही थी, आज तक उसकी जांच नहीं कराई गई। तो मैं इस सरकार पर क्यों विश्वास करूं कि वक्फ बिल का मकसद भ्रष्टाचार के मुद्दों को संबोधित करना था? आप अब भी नहीं समझ पाए हैं? आज की तारीख में यह दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा कर रही है। आज की तारीख में दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। मगर हमारे देश में किस बात पर चर्चा हो रही है? औरंगजेब पर चर्चा हो रही है, छावा पर चर्चा हो रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, और अब वक्फ बिल को लेकर चर्चा हो रही है। इसका मकसद करप्शन हटाना नहीं है, इसका मकसद साफ है। भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों की राजनीति को और पैना और जहरीला करना चाहती है। पिछले 10 सालों में इसकी मिसाल आपको मिल जाएगी। कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएए एनआरसी, कभी लव जिहाद, कभी वोट जिहाद, कभी आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, और अब वक्फ संपत्ति। यानी कि आपका सारा जोर मुसलमानों पर है और उसके जरिए हिंदू मुस्लिम करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वक्फ संपत्ति को लेकर क्या न्यूज चैनल्स में सार्थक डिबेट हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। डिबेट किस तरह के हो रहे हैं? उन डिबेट में भी जहरीली बातें की जा रही हैं, उन डिबेट्स के अंदर भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। पूरी दुनिया आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने देशों में अर्थव्यवस्था को लेकर जो आने वाले वक्त में मंदी होने वाली है उसकी चर्चा हो रही है, और हम वक्फ बिल पर चर्चा कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं दोस्तों, और इन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरल शब्दों में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करके एक बार फिर राजनीति का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन चाहती है। एक बार फिर इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम हो, और आने वाले दिनों में आप देखने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। और आप जानते हैं सबसे बुरे कौन फंसने वाले हैं? सबसे बुरे फंसने वाले हैं ये 2 शख्स, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, विजयवाड़ा के एक इफ्तारी पार्टी में चंद्रबाबू नायडू क्या कहते हैं कि हम आपकी वक्फ की संपत्तियों को संरक्षण देंगे, और अब उनके तमाम सांसद इस बिल के पक्ष में वोट करते हुए दिखेंगे। सवाल यहां पर यह कि अब वो अपने राज्य में जाकर क्या कहेंगे? क्या नीतीश कुमार इस मुद्दे पर वोट मांग पाएंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उग्र कर रही है और हर गुजरते दिन के साथ इसका हिंदू मुस्लिम करेगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और उनकी राजनीति की कहीं ना कहीं यहां से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी एक अहम मुद्दा उठाया है। वो ये सीधा सवाल चंद्रबाबू और नीतीश से कह रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको देश के मुसलमानों की परवाह है या नहीं? अगर आप इस बिल का समर्थन कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि उनको लेकर आपकी क्या नीयत है। सुनिए। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नीयत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है।
भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है। वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। वो तो आपको काटेगा, और इसलिए काटेगा कि अध्यक्ष महोदय बाहर ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, बाहर है लिखते सत्यमेव जयते, भाजपाई अंदर असत्य बात कहते। मैं आपसे क्यों बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि वक्फ बिल का मकसद जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि इसका मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर यह सरकार भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर होती तो हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं। अडानी से लेकर रफाल से लेकर न जाने क्या क्या इस सरकार की क्या नीति रही है हमारे सामने है। यही सरकार गुप्त चुनावी चंदा लेकर आई थी। वो गुप्त चुनावी चंदा यानी सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स खत्म हो गया, मगर उस गुप्त चुनावी चंदे के जरिए भाजपा ने किस औद्योगिक समूह को कितना फायदा पहुंचाया, क्या इस बात की जांच हुई? और ऐसे में जब भाजपा यह कहती है कि वक्फ बिल का मकसद करप्शन को खत्म करना है, तो क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? पिछले 24 घंटों में 2 बयान आए हैं। उन 2 बयानों को देखिए और फिर इसके पीछे की मंशा को समझिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, खुलकर एक डरे हुए संपादक के सामने इंटरव्यू में कहते हैं कि ये चुनाव जो हैं वो 80% बनाम 20% है। यह व्यक्ति खुलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। खुलकर यह व्यक्ति मुसलमानों के खिलाफ बयान देता है, चुनावों को 80% वर्सेस 20% बताता है। क्या संविधान की शपथ लेने वाले एक व्यक्ति को यह बात शोभा देती है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, वक्फ बिल के पीछे की सोच को समझिए। अपने प्रचार तंत्र, अपने पालतू मीडिया के जरिए जहरीली डिबेट्स और फिर इस तरह के बयानात जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पिछले 24 घंटे में दिए, और इनको भूल जाइए। इस ढोंगी बाबा धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान देखिए। यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं गांव गांव घूम घूम कर कट्टर हिंदू बनाऊंगा। अरे भाई, हिंदुओं को नौकरी दे दो, हिंदुओं को सुरक्षा दे दो। यह व्यक्ति कट्टर हिंदू बनाएगा, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस कट्टरता का क्या फायदा होगा बताइए? क्योंकि हिंदू धर्म तो सर्वधर्म संभाव में विश्वास करता है। हिंदू धर्म जो है वो तो वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। ऐसे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कट्टर हिंदू, सर्वधर्म संभाव, इनमें क्या लिंक है? कट्टर हिंदू और वसुदैव कुटुंबकम, इनमें क्या लिंक है? समझिए, एक तरफ वक्फ बिल, दूसरी तरफ हिंदुओं को भड़काना। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस मुद्दे पर मुसलमान सड़क पर उतरे, क्योंकि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने कह दिया कि हम इसके खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। अब इस बयान के मायने को समझिए। अगर ये मैदान में उतरेंगे तो क्या होगा? अगर आंदोलन होगा जैसे कि शाहीन बाग हुआ था, हालांकि मुझे नहीं लगता उतने बड़े पैमाने पर होने वाला है, क्योंकि शाहीन बाग आंदोलन में CAA NRC के खिलाफ मुसलमानों के वजूद को चुनौती दी जा रही थी, इसलिए वो मैदान में था। CAA पर उन्हें आपत्ति नहीं थी। उन्हें आपत्ति थी जब CAA को NRC के साथ जोड़ा जा रहा था, और उसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जहरीला प्रचार कर रहे थे। याद कीजिएगा शाहीन बाग को कितना बदनाम किया गया था, लगातार बदनाम किया गया था। अब सोचिए, जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे। भाजपा यही तो चाहती है। जब मुसलमान सड़क पर उतरेगा
और जब आंदोलन होगा तो उसके खिलाफ सोचिए कितना दुष्प्रचार चलाने का मौका मिलेगा, कितना दुष्प्रचार चलाया जाएगा, जैसा कि शाहीन बाग मामले में हो रहा था कि पाकिस्तान मदद दे रहा है। याद कीजिए दोस्तों, कोरोना के ठीक पहले तबलीगी जमात को लेकर कितना झूठ फैलाया था अंबानी के न्यूज चैनल से लेकर, रिपब्लिक से लेकर, जी न्यूज से लेकर एबीपी, सब में से कुछ इसे पाकिस्तानी साजिश बता रहे थे। कोई प्रमाण सामने उभर कर आया? नहीं आया। उल्टा सुप्रीम कोर्ट और औरंगाबाद हाई कोर्ट दोनों ने तबलीगी जमात को बरी कर दिया। मगर क्या क्या नहीं चलाया गया? थूक जिहाद, लव जिहाद। इस तिहाड़ी ने तो 25 किस्म के जिहाद पर कार्यक्रम तक कर दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं यह सरकार चाहती है कि वक्फ बिल के मुद्दे पर माहौल गरमाए, लोग सड़कों पर उतरें, और इनमें से कई लोग होंगे जो भ्रमित होंगे, भड़के हुए होंगे, खुन्नक में होंगे, वो लोग हिंसा करेंगे और उस हिंसा के नाम पर फिर मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। उस हिंसा के नाम पर कहीं ना कहीं इस देश में एक दुष्प्रचार किया जाएगा। यही होता आया है और यही आगे भी होगा। मगर इस बिल को लेकर बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। गौरव गोगोई ने आज कहा कि आखिर क्या वजह है कि माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जितनी भी बैठकें की और बाकायदा तारीख बता रहे हैं, इन बैठकों में एक बार भी वक्फ बिल पर चर्चा नहीं की। अरे भाई, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? किरण रिजिजू के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। सुनिए गौरव गोगोई किस तरह से उन्हें कटघरे में रख रहे हैं। 23 सन के वर्ष में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मुंबई में हुई 13 जुलाई, दिल्ली में हुई 21 जुलाई को, लखनऊ में हुआ 24 जुलाई को, दिल्ली में 2 बार हुआ 20 सितंबर और 7 नवंबर को। मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन 5 सरकारी मंत्री जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए, उसका जिक्र भी नहीं हुआ था, जिक्र भी नहीं हुआ। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। गौरव गोगोई ने यह भी सवाल किया कि इस मुद्दे पर जेपीसी बनी और विपक्ष ने अपनी तरफ से जितने भी सुझाव दिए, जितने भी संशोधन दिए, एक को भी स्वीकार नहीं किया गया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों? क्या जल्दबाजी है? क्यों इस तरह से आप हर चीज को बुलडोज कर रहे हैं? सुनिए क्या कह रहे हैं गौरव गोगोई। सर, दुख की बात करनी पड़ेगी सर कि जेपीसी में ये कहते हैं कि सबका इन्होंने राय सुना, लेकिन आपको भी पता है विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये किस प्रकार का? हमने भी बहुत से जेपीसी देखे हैं सर, ऐसा जेपीसी नहीं देखा जहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी नहीं हुआ सर, पूरी तरीके से वोटिंग हो गई। एक मिनट माननीय सदस्य इतना ध्यान रखें कि जेपीसी भी संसद का भाग होती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखें। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये तो लोकतंत्र है ना? कम से कम खाना पूर्ति के लिए, नाम के लिए तो हैं हम लोकतंत्र ना। संसद के अंदर अगर एक जेपीसी बनती है तो विपक्ष जो बात कहती है उस बात को क्यों ना स्वीकार किया जाए? मैं फिर कह रहा हूं, मैं उस मुद्दे पर आ ही नहीं रहा हूं कि वक्फ बिल का ताल्लुक जो है करप्शन से है या नहीं है, उससे करप्शन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं जानता हूं इसका क्या मकसद है। करप्शन पर अगर आप गंभीर होते तो अडानी पर जांच कराते। अरे भाई, गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया अमेरिका से। करप्शन पर अगर आप गंभीर होते तो रफाल पर इस तरह से हिला हवाली ना करते। करप्शन पर अगर आप गंभीर होते तो गुप्त चुनावी चंदे में आपने किस औद्योगिक समूह को क्या फायदा पहुंचाया, उन तमाम चीजों पर तुम व्हाइट पेपर जारी करते, मगर तुम नहीं कर पाए। तो यह मत कहो कि वक्फ का जो नाता है वो करप्शन के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हालांकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो माइनॉरिटी मोर्चा है वो सड़क पर उतरा हुआ है। कई जगहों पर औरतें जिन्होंने बुर्का पहना हुआ है वो भी सड़कों पर उतरी हुई हैं, और यह बतलाया जा रहा है कि वक्फ बिल को लेकर भाजपा की जो सोच है हम उसके साथ हैं।
टीवी डिबेट्स में कई मुसलमान यह भी चिल्ला रहे हैं कि 75% मुसलमान जो है वो भाजपा के साथ है। मैं फिर से कह दूं, मैं इस मुद्दे पर बहस ही नहीं करना चाहता। आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्फ बिल को लाने के पीछे बस एक मकसद है, एक बार फिर इस मुद्दे पर ध्रुवीकरण हो, एक बार फिर इस मुद्दे पर जहर उगला जाए, और वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। बहरहाल, जैसे मैंने बताया, कई मुसलमान जो हैं इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये हैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के। वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। लोग इस बिल का काफी समय से इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है कि एक अच्छा बिल आएगा। लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का हक है, लेकिन मुझे पता चला है कि विपक्ष की जो मुख्य आपत्तियां थी उन्हें सरकार ने मान लिया है, तो यह एक बहुत अच्छा बिल होगा। अब वक्फ का पैसा आम और गरीब मुसलमानों तक पहुंचेगा। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, करप्शन हुआ है तो उसका समाधान होना चाहिए। पैसा गरीब मुसलमान तक पहुंचना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। मगर जिस सरकार की नीयत, जिसके नेता और मंत्री 80 बनाम 20 की बात करते हैं, कपड़ों से दंगाइयों को पहचानने की बात करते हैं, शमशान वर्सेस कब्रिस्तान तक कर देते हैं, यह भी कहते हैं कि तुम्हारे 2 भैंसों में से एक भैंस ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दी जाएंगी, क्या उस पार्टी पर विश्वास किया जा सकता है? उसकी नीयत पर विश्वास किया जा सकता है? बहरहाल, भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को फंसाया जाए। किरण रिजिजू कहते हैं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के कई सांसद पर्दे के पीछे इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। विरोध कर रहे हैं, देश साथ में है। काफी कांग्रेस के नेता, काफी अपोजिशन पार्टी भी प्राइवेटली तो कहते ही है ये बिल तो जरूरत है, ये तो एक पॉलिटिकल स्टैंड, एक वोट बैंक के लिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी मैं तर्क पार्लियामेंट में रखूंगा। आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि इस मुद्दे पर मैंने कभी अपनी राय नहीं दी है। वैसे हर मुद्दे पर आपको अपनी राय देने की जरूरत भी नहीं है। मैंने अब तक इस मुद्दे की चर्चा सिर्फ राजनीति की निगाह से की है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि वक्फ बिल सही है या गलत है। मैंने आपके सामने इसके पीछे की सोच रख दी है। सोच साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और इस सोच को समझने के लिए मैं आपको मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उस फ्रॉड धीरेंद्र शास्त्री का बयान सुना चुका हूं। मैं आपको बतला चुका हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री चुनावी मंच पर क्या क्या नहीं कहते हैं। मैं आपको बतला चुका हूं कि शाहीन बाग आंदोलन के दौरान भाजपा ने वहां आंदोलनकारियों के खिलाफ किस तरह का दुष्प्रचार किया था। मैं आपको बतला चुका हूं कि इस सरकार का सिर्फ एक मकसद है कि हम हिंदू मुस्लिम करते रह जाएं और बस इसी में उलझ कर रह जाएं। वरना अगर धार्मिक संपत्तियों को लेकर यह सरकार गंभीर होती तो मैं एक बहुत ही सीधा और सरल सवाल आपसे पूछता हूं। क्या वजह है कि अगर ये लोग धार्मिक संपत्तियों में करप्शन को लेकर गंभीर हैं, तो सिर्फ वक्फ क्यों? जितनी भी धार्मिक संपत्तियां, यानी कि हिंदुओं की धार्मिक संपत्तियां, मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की, जितनी भी धार्मिक संपत्तियां हैं, सब पर आप कानून ले आइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको मुसलमान के नाम पर राजनीति करनी है। आपको कहीं ना कहीं अपने कट्टर हिंदुओं को यह संदेश देना है कि देखो, हमने मुसलमान को टाइट कर दिया। यह बात अलग है कि उस कट्टर हिंदू को आप लगातार ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उसकी मौजूदा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी सोच के जरिए तुम आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि कायदे से उसको चर्चा करनी चाहिए थी देश के ज्वलंत मुद्दों की, उसको चिंता करनी चाहिए थी देश पर जो बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है उसकी, उसका दिमाग लगना चाहिए था सूचना प्रौद्योगिकी में, उसका दिमाग लगना चाहिए था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसे इन तमाम मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए थी। मगर उसे तुमने औरंगजेब, हिंदू, मुस्लिम, वक्फ बिल, इन सब में उलझा कर रखा हुआ है। और वो भी खुश है क्योंकि भड़ास निकालने का एक जरिया मिलता है। मगर इससे देश को कितना नुकसान है वो तो दिख ही रहा है, और आने वाले समय में और ज्यादा गंभीर होगा। क्योंकि मैं फिर कहना चाहूंगा, 2014 से पहले हम किस बात की चर्चा करते थे कि बॉलीवुड हमारा सॉफ्ट पावर है जो हमने दुनिया को दिया है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स
ये लोग दुनिया भर में ऑक्सफोर्ड से लेके हार्वर्ड से लेके नासा से लेके ब्रिटिश मेडिकल सिस्टम तमाम जगहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे थे। अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनकी चर्चा होती है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब भारत को विश्व गुरु नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ इस शख्स को विश्व गुरु बताने की कोशिश की जा रही है, यानी कि सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि इनकी बोलती भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने बंद हो जाती है, यानी कि विश्व गुरु टाएं टाएं। बात समझ आई? बताइए, बात समझ आई? ये कमेंट सेक्शन में मुझे ही गाली दीजिएगा। समझो, खेला को समझो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।